नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज मठपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। दोस्तों, आप अक्सर मुझसे सवाल पूछते रहते हैं, मेरे वीडियो पर कमेंट करते हैं और मेरी भी कोशिश होती है कि आपके सभी सवालों के उत्तर दे सकूं। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके सवालों के उत्तर के साथ। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। और आज मैं पहला सवाल ले रहा हूं, ये मुझसे पूछा है लीना डिंगारे जी ने। लीना जी का सवाल है कि क्या वो अपने माता पिता के लिए जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है और यदि उनका कोई इंश्योरेंस नहीं है, यानी कि कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो क्या उनके एक्सीडेंट के लिए जो खर्चा किया गया है, जो मेडिकल एक्सपेंसेस हुए हैं, क्या वो उस पर कुछ टैक्स छूट पा सकती हैं? बिल्कुल लीना, यदि आपके पेरेंट की उम्र 60 साल या उससे ऊपर है, यानी कि वो सीनियर सिटीजन हैं और उनके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, उस स्थिति में यदि आपने उनके मेडिकल एक्सपेंसेस पर कुछ खर्च किया है तो आप उस पर डिडक्शन ले सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अंडर सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आप जो भी खर्च करते हैं, चाहे आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए मेडिकल एक्सपेंसेस के रूप में खर्च हो रहा हो, वो किसी भी मोड से अदर देन कैश, यानी कि आप कैश में खर्च नहीं करेंगे। लेकिन उसके अलावा आप चाहे तो चेक से पेमेंट कर रहे हैं, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं या किसी भी रूप में ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो उस मेडिकल एक्सपेंसेस को आप इनकम टैक्स की धारा 80D के तहत डिडक्शन के रूप में क्लेम कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल। और यह सवाल मुझसे जिन्होंने पूछा है स्क्रीन पर, यानी कि यूट्यूब में, इनका नाम है किड्स नेशन। आपने लिखा है कि पिछले महीने आपके पिताजी की डेथ हो गई। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपके पिता की आत्मा को शांति मिले। और जो सवाल आपने पूछा है कि आपके पिताजी ने और माताजी ने दोनों ने ही सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 15-15 लाख रुपए अलग अलग निवेश किया हुआ है। अब क्योंकि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो लिमिट होती है वो एक अकाउंट में 15 लाख रुपए की होती है। जैसा कि आप जानना चाहते हैं कि क्या आपकी मदर उस अकाउंट को जिसमें आपके पिताजी का नाम पहले स्थान पर है और जॉइंट में आपकी मदर का नाम है, क्या वो उसे कंटिन्यू कर सकती हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा करना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपकी मदर के नाम से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं। यदि उनके नाम से इन्वेस्टमेंट नहीं होता तो ऐसी स्थिति में संभव था कि आपके पिताजी का नाम उस अकाउंट से डिलीट कर दिया जाता और वो अकाउंट सिंगल नेम में, यानी कि आपकी मदर के नाम में कंटिन्यू किया जा सकता था। लेकिन क्योंकि आपकी मदर का अलग से अकाउंट है और जैसा आपने लिखा है कि जो मदर का अकाउंट है वहां पर भी जॉइंट में आपके फादर का नाम भी है, तो उस अकाउंट में आप अपने फादर का नाम डिलीट कर सकते हैं और वो एक सिंगल अकाउंट हो जाएगा जिसमें सिर्फ आपकी मदर सोल अकाउंट होल्डर बन जाएंगी। और जहां तक उस अकाउंट का सवाल है जहां पर आपके फादर फर्स्ट अकाउंट होल्डर हैं और सेकंड यानी कि जॉइंट नाम आपकी मदर का है, वो अकाउंट आपको क्लोज करना होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको इस पर कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके अपना सवाल फिर से पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और यह पूछा है हिमांशु गोयल ने। हिमांशु का सवाल यह है कि यूपी पावर कॉरपोरेशन के जो बॉन्ड्स हैं ये गवर्नमेंट द्वारा सिक्योर्ड हैं, तो क्या इसमें डिफॉल्ट हो सकता है? तो हिमांशु, मैं आपको भी कहना चाहूंगा और बाकी जो भी व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक जानकारी मैं शेयर करना चाहूंगा कि यदि कोई बॉन्ड है और गवर्नमेंट की किसी कंपनी ने इशू किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर गवर्नमेंट की गारंटी है। जब हम बात करते हैं स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स की, जैसे कि पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, एनएससी या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स, इस तरह की जो स्कीम्स होती हैं, बॉन्ड्स होते हैं, इन पर गवर्नमेंट की गारंटी होती है। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या फिर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई कंपनीज के बॉन्ड्स होते हैं, इन पर गवर्नमेंट की गारंटी नहीं होती है। ये एक तरह से कॉरपोरेशन या कॉरपोरेट की तरह काम करते हैं और आपने देखा होगा या आपको इसकी जानकारी होगी कि कई बार ये कंपनियां घाटे में जाती हैं और कई बार तो ये भी देखा गया है कि कुछ इस तरह की कंपनीज के पास अपने
एम्प्लॉयज की सैलरीज देने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। तो ये उम्मीद करना कि कोई कॉरपोरेशन या कोई गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई कंपनी कभी घाटे में नहीं जाएगी या उसका बॉन्ड डिफॉल्ट नहीं कर सकता, ये शायद सही नहीं है। हालांकि मैं यूपी पावर कॉरपोरेशन के बॉन्ड को यहां पर रिव्यू नहीं कर रहा हूं, मैं पर्टिकुलर उस बॉन्ड के ऊपर आपको कोई सलाह नहीं दे रहा हूं, लेकिन यदि सवाल यह है कि क्या कोई गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई कंपनी का बॉन्ड है और वो डिफॉल्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो ऐसा हो सकता है कि बॉन्ड का इंटरेस्ट समय पे ना मिले, या यह भी हो सकता है कि मैच्योरिटी पर उस बॉन्ड का पैसा आपको ना मिल पाए। तो जब भी आप बॉन्ड्स में, डिबेंचर में निवेश करते हैं तो उसकी रेटिंग पर जरूर ध्यान दें, और समय समय पर यह रेटिंग भी बदलती रहती है, इस हिसाब से आप उसको देखते रहें। तो सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अगला सवाल पूछा है राजेश यादव ने। राजेश का सवाल यह है कि उन्हें 1000 रुपए की SIP करनी थी और उन्होंने गलती से बटन दबा दिया। शायद वो कहना चाहते हैं कि उन्होंने कुछ ज्यादा अमाउंट की SIP कर दी है, तो आप क्या करें। कोई बात नहीं, जो आपकी SIP ऑलरेडी इनिशिएट हो गई है उससे तो अभी मतलब जो पैसा डेबिट हो चुका है उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते, यानी कि आप चाहें तो विड्रॉ कर सकते हैं, आप यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं, लेकिन आगे की SIP जिस अमाउंट की आपको करनी है आप वो बिल्कुल कर सकते हैं। आपकी जो एग्जिस्टिंग SIP शुरू हो गई है आप उसे कैंसिल कर दें और नई SIP जितने अमाउंट की आप चाहते हैं उतने अमाउंट की आप शुरू कर सकते हैं। साथ ही राजेश ने यह भी पूछा है कि उन्हें परपेचुअल SIP करनी थी, यानी कि परपेचुअल SIP का मतलब यह है कि जहां पर कोई एंड डेट ना हो, जब तक आप स्टॉप नहीं करेंगे तब तक SIP चलती ही रहेगी। लेकिन गलती से उन्होंने 36 मंथ यहां पर सिलेक्ट कर लिया, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। जब आप SIP कैंसिल करेंगे, क्योंकि जैसा आपने कहा है कि आप 1000 रुपए की SIP करना चाहते हैं लेकिन आपने गलती से किसी और अमाउंट की कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप SIP को कैंसिल कीजिए और आप नई SIP जिस टेन्योर की चाहते हैं, और यहां पर आप जैसा कह रहे हैं कि परपेचुअल चाहिए, तो आप परपेचुअल सिलेक्ट करके आप नई SIP शुरू कर लीजिए। और यदि कोई ऐसा चाहे कि 36 मंथ की हो गई है और जब 36 मंथ पूरे होंगे उस वक्त पर बढ़ाना चाहेंगे तो वो भी संभव है, तो आप जैसा चाहें वैसा निर्णय ले सकते हैं। इसीलिए मैं निवेशकों को हमेशा सलाह देता हूं कि आप म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए, क्योंकि यहां पर एक तो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं कि किस तरह के फंड में करना है, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, आपके टाइम होराइजन के हिसाब से, आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप निवेश कर सकते हैं। और साथ ही कभी भी यदि आपको अपनी SIP कैंसिल करनी हो, अमाउंट घटाना हो, बढ़ाना हो, एक की जगह 2 SIP करनी हो, 2 से घटाकर 1 करनी हो, सब कुछ आसानी से किया जा सकता है। जितनी जल्दी हो सके निवेश की शुरुआत करें और लंबे समय तक निवेशित रहें, ताकि आपके जो भी आर्थिक लक्ष्य हैं वो आसानी से पूरे हो सकें। और अब लेते हैं इस एपिसोड का आखिरी सवाल जो पूछा है विठल जवाले जी ने। विठल का सवाल है कि क्या कोरोना पर किए गए खर्च, यानी कि कोरोना के इलाज पर जो खर्च किया गया है उसे इनकम टैक्स की धारा 80DDB के तहत क्लेम किया जा सकता है? नहीं, ऐसा करना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अंडर सेक्शन 80DDB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट जिन बीमारियों के लिए डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है, कोरोना महामारी का नाम उन बीमारियों की लिस्ट में नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये जो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की ये आपके काम आएगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ या फिर आपके सवालों के उत्तर के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.